जय हिंद साथियों। हम लोग आयनिक साम्य के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी के बेटा अगले लेक्चर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। पिछली बार हम लोग जो पिछला लेक्चर था उसमें दुर्बल अम्लों तथा दुर्बल क्षारकों के आयनन स्थिरांक के बारे में बात कर रहे थे। आज हम लोग जो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के जो बेटा आयनन स्थिरांक निकाले थे उसमें दुर्बल अम्लों का K और दुर्बल क्षारकों का Kb उसमें संबंध पढ़ने वाले हैं, है नहीं। बहुत इजी टॉपिक, बढ़िया मजे से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कक्षा 11 का लगातार कंटेंट हम आपके सामने भेज रहे हैं। किसके द्वारा? केडी केमिस्ट्री IQ यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो कृपया इस चैनल को अपने दोस्तों में, इष्ट मित्रों में शेयर अवश्य करें, जिससे सभी बच्चे लाभ उठा सके। अब हम लोग सीधे बिना समय बर्बाद किए हुए अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। Ka तथा Kb में संबंध। Ka तथा Kb में संबंध। ठीक बेटा, Ka जो था वो दुर्बल अम्लों का वियोजन या आयनन स्थिरांक था और Kb क्या था? दुर्बल क्षारकों का वियोजन या आयनन स्थिरांक था। दोनों के जो आयनन स्थिरांक थे उसमें संबंध क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, जैसे हमने कोई भी अम्ल ले लिया, कोई भी अम्ल, सिंपल सी बात अब कह दें हम दुर्बल अम्ल के लिए। देखो, दुर्बल अम्ल के लिए, दुर्बल अम्ल के लिए हमने बेटा कोई भी अम्ल ले लिया। अब इसके लिए हम कोई भी अम्ल कुछ भी ले लें, उसका हमको क्या करना है? वियोजन या आयनन दिखाना है। उसका हम वियोजन या आयनन कैसे दिखाएंगे? जैसे हमने बेटा ले लिया कोई अम्ल Ha। क्या लिया? कोई अम्ल हमने Ha ले लिया। अब इसको हमने क्या किया? जल में घोल दिया। Ha लेकर के क्या किया? इसको हमने जल में घोल दिया। ध्यान देना, बहुत इजी चीज है। अब बेटा जब ये अम्ल है तो अम्ल क्या करता है? अपना प्रोटॉन देता है। तो ये क्या करेगा बेटा? अपना एक प्रोटॉन देगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? A- और बनेगा क्या? H3O+। ये बेटा हमने इसको एक्वस फॉर्म में ले लिया। ध्यान देना, इसको भी हमने AQ करके, और ये तो हमारा लिक्विड है ही है, और ये भी AQ, ये भी AQ, एक्वस जली वैलेंट। अब इसके लिए बेटा हम निकालें क्या? वियोजन स्थिरांक K, अम्ल है तो अम्ल के लिए जब हम K निकालेंगे तो देखो क्या होगा? Ka बराबर द्रव्य क्रिया के नियम से क्या होता है? उत्पाद बटे अभिकारक सांद्रता के टर्म में। तो क्या हो जाएगा बेटा? A- H3O+ बटे क्या बेटा? Ha। जल क्यों नहीं लिया? क्योंकि जल आधिक्य में लिया जाता है, कि वेग निर्धारक पद में भाग नहीं लेता। इसको समीकरण हमने मान लिया 1। सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे बेटा? दुर्बल क्षार के लिए, दुर्बल क्षार के लिए, दुर्बल क्षार के लिए बेटा क्या निकालेंगे? समीकरण लिखेंगे। अब क्षार क्या होते हैं? जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। क्षार कौन होते हैं? जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। जैसे हमने क्या किया बेटा? A- ले लिया। A- किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में। इसने क्या किया? जल से क्रिया की, और जल से क्रिया करके क्या किया बेटा? प्रोटॉन को कैप्चर कर लिया। क्या बना दिया? Ha और प्लस OH-। बोलो बेटा, ये सब के सब हमने क्या किए? एक्वस फॉर्म में ले लिए। बस जल लिक्विड है। हाँ, ये भी AQ, ये भी AQ, और ये भी AQ। बोलो बेटा, ये अब इसके लिए हम Kb निकालें। Kb बराबर क्या हो जाएगा बेटा? फिर वही बात, उत्पाद बटे अभिकारक क्या? Ha
OH माइनस अपान क्या बेटा A माइनस। क्यों A माइनस ही तो आएगा, जल तो आधिक्य में है, जल आधिक्य में है तो वो वेग निर्धारक पद में भाग नहीं लेगा। जब जल आधिक्य में है तो वेग निर्धारक पद में भाग नहीं लेगा। क्यों बेटा, है कि नहीं? कबाब पराठा चल रहा था तो देखो बेटा, सबसे पहले हमने क्या किया, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल को बेटा जल में घोला, प्रोटॉन दिया उसने, A माइनस बनाया और H3O+ बनाया। उसके लिए अम्ल के लिए हमने वियोजन स्थिरांक K निकाल दिया। ऐसे हमने क्षार लिया बेटा और क्षार को जल में घोला तो उसने क्या किया, प्रोटॉन ग्रहण कर लिया और क्या किया, OH माइनस आयन को मुक्त कर दिया। अब हम समीकरण 1 और 2 में संबंध निकाल दें। समीकरण 1 और 2 में संबंध निकालें, देखो क्या होगा। तो क्या करें, समीकरण 1 गुणे समीकरण 2, समीकरण 1 गुणे समीकरण 2। देखो बेटा Ka गुणे Kb, जब गुणा कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन हो रहा तो Ka गुणे Kb। अब अम्ल का हमारा क्या आया था, ध्यान दो जरा, अम्ल में क्या आया था बेटा, A माइनस H3O+ अपान HA। क्यों, तो A माइनस H3O+ अपान HA, यही तो अम्ल का था, गुणे लगा दे बेटा। अब हम क्या करें, बेस का लिख लें। बेस का क्या आया था, HA इंटू OH माइनस अपान A माइनस, HA इंटू OH माइनस अपान A माइनस। अब देखो बेटा, ऊपर A माइनस, इधर इधर A माइनस कैंसिल आउट। बोलो बेटा, ये HA कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा देखिए जरा, Ka गुणे Kb बराबर H3O+ और OH माइनस। तो बेटा यही तो बचेगा, और हमें पता है H3O+ और OH माइनस आयन का गुणनफल किसके बराबर होता है, Kw के बराबर। Kw मतलब जल का आयनिक गुणनफल, Kw मतलब जल का आयनिक गुणनफल। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं बेटा, K गुणे Kb बराबर क्या, Kw। हमारा संबंध आ गया और हमको पता है, इधर लिख देंगे, चूंकि Kw बराबर क्या होता है, H3O+ कंसंट्रेशन टर्म में और OH माइनस कंसंट्रेशन टर्म में, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको Kw का मान पता है, कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर Kw का मान कितना, 1 गुणे 10 की घात माइनस का 14। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर Kw का मान कितना होता है, 1 गुणे 10 की घात माइनस 14। समझ गए, क्लियर है भाई? फिर से एक बार देख लें जल्दी से। हम लोगों ने दुर्बल अम्ल के लिए समीकरण लिखी। अम्ल क्या करते हैं बेटा, प्रोटॉन देते हैं, और उसके पश्चात ये समीकरण आ गई, वियोजन स्थिरांक लिख दिए। जल हमने क्यों नहीं लिखा, जल आधिक्य में लिया जाता है, जल आधिक्य में लिया जाता है इसलिए वेग निर्धारक पद में भाग नहीं लेता। ऐसे दुर्बल क्षार के लिए A माइनस, क्योंकि क्षार क्या करता है बेटा, प्रोटॉन को ग्रहण करता है, प्रोटॉन ग्रहण करके वो क्या करता है, अपना यौगिक बनाता है, वही काम किया इसके लिए। अब दोनों में हमको संबंध निकालना था, दोनों का हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्या कर दिया, गुणा कर दिया, और गुणा करने पर क्या हुआ बेटा, हमें एक समीकरण मिल गया, क्या, K गुणे Kb बराबर Kw। क्लियर बात? तो ये तुम्हारा क्या था बेटा, ये तुम्हारा जो हमारे K और Kb निकल के आए थे दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के वियोजन या आयनन स्थिरांक, उनका संबंध था। क्लियर बात, कोई डाउट? आगे बढ़ चलते हैं। अगली हेडिंग बेटा आती है आपकी, जो बहुक्षारकी, हमारे जो बहुक्षारकी अम्ल होते हैं उनका वियोजन या आयनन स्थिरांक। तो अगली हेडिंग हम डालेंगे बहुक्षारकी अम्लों
के वियोजन या आयनन स्थिरांक, बहुक्षारकीय अम्लों के वियोजन या आयनन स्थिरांक, वियोजन या आयनन स्थिरांक, जो बहुक्षारकीय बेटा हमारे अम्ल होते हैं उनका वियोजन या आयनन स्थिरांक क्या होता है। अब बहु मीन्स क्या होता है बेटा, बहुत, बहु मीन्स बहुत, और क्षारकी का मतलब क्या, क्षारकता। बहु का मतलब बहुत और क्षारकी का मतलब क्षारकता। जो हमारे बहुक्षारकीय अम्ल होते हैं उनकी क्षारकता, समझ रहे बात को नहीं। तो बहुक्षारकीय बेटा जो अम्ल होते हैं उनका वियोजन या आयनन स्थिरांक क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे ऐसे अम्ल जो 2 या 2 से ज्यादा, ऐसे अम्ल जो 2 या 2 से ज्यादा प्रोटॉन देते हैं, ऐसे अम्ल जो 2 या 2 से ज्यादा क्या करते हैं बेटा, प्रोटॉन देते हैं, उनकी क्षारकता भाई 2 से ज्यादा होगी। जब वो 2 या 2 से ज्यादा प्रोटॉन दे रहे हैं इसका मतलब उनकी क्षारकता 2 या 2 से ज्यादा होगी, और जिनकी क्षारकता बेटा 2 या 2 से ज्यादा होगी उनको हम क्या बोलेंगे, बहुक्षारकीय अम्ल, बहुक्षारकीय अम्ल। तो जो बेटा बहुक्षारकीय अम्ल होते हैं उनके हम वियोजन या आयनन स्थिरांक के बारे में बात करेंगे। और बहुक्षारकीय अम्ल कौन होते हैं, जो 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा प्रोटॉन देते हो। क्लियर बात। जैसे H3PO4, H2CO3, H2S, ये सब कैसे हैं, ऐसे अम्ल हैं जिनके पास प्रोटॉन देने की क्षमता 2 या 2 से ज्यादा होती है। क्लियर बात। अब जैसे हमने H2CO3 ले लिया, दुर्बल अम्ल है हमारा, देखो H2CO3 का वियोजन हम दिखा रहे हैं, देखिए H2CO3, इसको बेटा फिर वही बात एक्वस फॉर्म में हमने ले लिया। अब इसको क्या करें, इसका हम बेटा आंशिक वियोजन करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, आंशिक वियोजन। देखिए जरा आंशिक वियोजन में क्या होगा, सभी प्रोटॉन नहीं देंगे, एक प्रोटॉन H+ या CO3 माइनस, ये भी बेटा एक्वस होगा और ये भी बेटा एक्वस होगा। है क्या, ये अम्ल है, तो अम्ल के लिए वियोजन स्थिरांक Ka आएगा नहीं आएगा। तो देखो जरा इधर Ka1, Ka1 बराबर क्या, उत्पाद बटे अभिकारक हो जाएगा द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से, H+ HCO3 माइनस बटे H2CO3। बोलो बेटा ये तो लिखा जाएगा, ये समीकरण हो गया एक। अब हम इसको फिर वियोजित करा दें, देखिए जरा HCO3 माइनस उत्क्रमणीय चिन्ह H+ प्लस CO3 के ऊपर 2 माइनस, ये भी बेटा जलीय विलयन में एक्वस है। इनके नीचे भी क्या लिख दें, एक्वस, यहां पर भी एक्वस, यहां पर भी एक्वस। अब इसके लिए हम क्या लिख दें, Ka2, फिर वही बात कंसंट्रेशन टर्म में उत्पाद बटे अभिकारक, क्यों बच्चा, तो क्या होगा H+ और HCO3, वो H+ CO3 के ऊपर 2 माइनस बटे HCO3 माइनस। बोलो भाई, ये समीकरण हमारा हो गया कौन सा, दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 का गुणा करा दें, क्यों, इसमें HCO3 माइनस ऊपर है इसमें नीचे है, ध्यान दो। तो समीकरण 1 गुणे समीकरण 2, समीकरण 1 गुणे समीकरण 2, क्यों बेटा, तो देखो क्या हो जाएगा, Ka1 गुणे Ka2, बोलो बेटा, बराबर H+ HCO3 माइनस बटे H2CO3, क्यों बेटा ना, और गुणे H+ CO3 के ऊपर 2 माइनस बटे HCO3 के ऊपर 1 माइनस। बोलो बेटा, अब देखो
ये हमारा HCO3 माइनस और SCO3 माइनस कैंसिल आउट हो गया। बोलो भाई और कुछ कैंसिल आउट हुआ? नहीं कैंसिल आउट हुआ। तो क्या निकल के आया? Ka1 गुणे Ka2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? H प्लस और H प्लस, तो H प्लस का स्क्वायर, क्यों? H प्लस स्क्वायर और CO3 के ऊपर 2 माइनस बटे H2CO3, क्यों बेटा? इसको मान ले समीकरण 3। बोलो, हमने कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल वे में H2CO3 का सबसे पहले हमने क्या किया बेटा? आंशिक वियोजन किया, क्योंकि बहुक्षार की अम्ल है, हमको दिखाना भी तो है। आंशिक वियोजन किया, अपने आयनों था, अम्ल था, तो K1 और K2 करके लिख दिया। उसके पश्चात हमने क्या किया? दोनों का गुणा करा दिया, हमें एक इक्वेशन मिल गई। अब हम क्या करें? अब हम पूर्ण वियोजन करा दें। अब हम क्या करा दें? ओवरऑल रिएक्शन दोनों को जोड़ करके। तो अगर बेटा हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगी? देखो देखो, ओवरऑल इक्वेशन। अब हम सिंगल स्टेप में दिखाएंगे क्या? H2CO3 aqueous 2H प्लस प्लस CO3 के ऊपर 2 माइनस, ये भी बेटा क्या होगी? एक्वस। क्यों? अब इसके लिए चूंकि हमने एक स्टेप में दिखा दिया, तो इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा? Ka, तो Ka बराबर क्या? वही बात, उत्पाद बटे अभिकारक, H प्लस का स्क्वायर CO3 के ऊपर 2 माइनस बटे H2CO3। ये समीकरण हो गया बेटा 4। अब हम क्या करें? ध्यान दो, समीकरण 3 और 4 की तुलना करें। समीकरण 3 को यहां पर देखिए, 4 को, और समीकरण 3 रहा ये आपके सामने यहां पर, ये वाला। तो सीधे हम क्या करें? एक दूसरे को डिवाइड कर दें। देखो यहां पर H प्लस स्क्वायर CO3 2 माइनस H2CO3, और यहां पर बेटा क्या है? ध्यान दो, यहां पर भी H प्लस स्क्वायर CO3 2 माइनस H2CO3। तो समीकरण 3 और 4 को हम क्या करें? समीकरण 3 को 4 से डिवाइड कर दें। तो क्या लिखेंगे? देखो, समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से, तो क्या हो जाएगा बेटा? K1 गुणे K2 बराबर क्या? K। अब हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं K1, इतना तो समझ रहे हो ना, इतना तो जान पा रहे होगे कि एक दूसरे को डिवाइड करेंगे तो हमारा संबंध क्या निकल के आ गया? K1 गुणे K2 बराबर K। या कहो तो इसको हम डिवाइड करके भी दिखा दें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारे पास आया था बेटा Ka1 गुणे Ka2, और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम किससे? K से, बराबर K1 और K2 का गुणनफल क्या आया था बेटा? H प्लस स्क्वायर CO3 2 माइनस बटे H2CO3। ऐसे इसका आपके सामने लिखा है H प्लस स्क्वायर CO3 2 माइनस बटे H2CO3। क्यों बेटा? ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। तो क्या आएगा तुम्हारा? देखो निकल करके Ka बराबर Ka1 गुणे K2। आ गया समझ? तो बहुचार की ऐसे अगर 3 होते, K2 के बाद K3 होता, K4 होता, तो ये सब कहां चले जाते बेटा? ये सब के सब मल्टीप्लीकेशन में चले जाते, गुणनफल में चले जाता। K1 गुणे K2 गुणे K3 गुणे K4, ये सब के सब कहां चले जाते? मल्टीप्लीकेशन में। क्लियर बात? कोई डाउट इसमें? बहुचार की हम लोग आयन स्थिरांक समझ गए? बहुत इजी है, हल्का सा सिंपल मैथ का इस्तेमाल है, इक्वेशन बनानी है बस। ठीक बात? बोलो बेटा, कोई दिक्कत तो बताओ, आगे बढ़े। तो आज हम लोग 2 टॉपिक पढ़े बेटा, कौन कौन से? पहले नंबर पर हमने पढ़ा के और केबी में संबंध। उसमें भी क्या किया हमने? दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार को ले लिया,
और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार को लेकर के उनका वियोजन कराया और वियोजन करा करके उनका जो वियोजन स्थिरांक था वो निकाले। उसके बाद में उसमें क्या किया, संबंध स्थापित किया। जब संबंध स्थापित किया तो क्या देखा कि संबंध निकल करके आ रहा था के गुणे के बी बराबर के डब्ल्यू। दूसरा हमने क्या किया बेटा, बहुक्षार की अम्लों का वियोजन, पहले हम आंशिक वियोजन कराए, फिर दोनों में संबंध निकाले। उसके बाद क्या किया, उसके बाद में फिर हमने ओवरऑल इक्वेशन को वियोजित करा दिया और वियोजित करा करके संबंध निकाल दिया। तो संबंध हमारा क्या निकल करके आ गया, के बराबर के वन गुणे के टू। ठीक है, दोनों टॉपिक क्लियर हो गए। अगले लेक्चर में हम लोग बेटा समान प्रभाव के बारे में बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर बार होम एग्जाम में इससे संबंधित कुछ ना कुछ पूछा अवश्य जाता है, ठीक, हर हाल में। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आएगा वो समान प्रभाव, उसके अनुप्रयोग के ऊपर आएगा। लगातार भैया मेहनत कर रहे हैं तो जरा इस वीडियो को तुम लोग देख लिया करो, है कि नहीं। कम से कम देखते रहो, अपने साथियों को बताते रहो, जिससे थोड़ा बहुत उत्साह हमारा भी बना रहे। तो पता चला हम तो बना के भेज दिए, तुम देख ही नहीं रहे हो। अभी बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको यूट्यूब के माध्यम से मिलने वाला है। बहुत अच्छा कंटेंट आपको यूट्यूब के माध्यम से मिलने वाला है। इसलिए अपने साथियों में बताते रहो, शेयर करते रहो कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, धन्यवाद।